नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेस्ट टॉपर पर आपका स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है नंबर्स। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि बेसिकली नंबर्स में जो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूमरल्स किसे कहा जाता है। ठीक। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे जो क्लासिफिकेशन है, बेसिकली नंबर्स कितने तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, जैसे कि इनटू ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स एक्सेट्रा। और तीसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है हम सिंप्लीफिकेशन में कौन सा रूल जैसे कि बॉडमास कैसे फॉलो करते हैं। तो ये 3 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है नंबर्स। तो नंबर्स में कोई भी नंबर जो है कई डिजिट से बना होता है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो 10 डिजिट हैं इन्हें हम बोलते हैं डिजिट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इन्हें ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम। बेसिकली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे नंबर्स हैं जो अरब्स ने जाके वेस्टर्न कंट्रीज़ में फैलाए, इसलिए इसे हिंदू अरेबिक सिस्टम कहा जाता है। ठीक। अब न्यूमरल क्या होता है? जब हम इन डिजिट्स का यूज़ करके कोई भी नंबर बनाते हैं तो उस नंबर को हम एक न्यूमरल कहते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर आप लिख लीजिए 1 2 3 4, तो ये जो है एक न्यूमरल है। ठीक है। अब इसमें जो है कोई भी जो नंबर है उसको कैसे लिखा जाता है, जैसे अगर हम आपके इंडियन सिस्टम में बात करें तो ये होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली ये जो नंबर है ये वंस प्लेस पे है, ये जो नंबर है ये टेंस प्लेस पे है, ये हंड्रेड्स प्लेस पे, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है। तो ये आप देख लिया कि आपने नंबर्स को कैसे हम अरेंज करते हैं। तो अब इसी कॉन्सेप्ट से जो नेक्स्ट चीज़ आपके दिमाग में आएगी वो आएगी कि प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक। तो चलिए इसमें हम कवर करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक, एक सेकेंड रुक जाइएगा। अब हम सपोज़ कोई भी डिजिट कंसिडर करते हैं, जैसे कि ये 4 है। तो जो प्लेस वैल्यू क्या होती है और लोकल वैल्यू, जब हम किसी भी चीज़ को उसकी जो करस्पॉन्डिंग प्लेस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि जो 4 है ये 4 किस प्लेस पे आ रहा है? ये आ रहा है 10,000 पे। सो बेसिकली इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो है 4 गुणा 10,000 यानी कि 40,000। और इसकी फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू जिसे बोलते हैं जो हमें दिख रहा है, उसके फेस पे दिख रहा है, यानी कि इस 4 की अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो वो है 4। सो बेसिकली जो हमें दिख रहा है वो फेस वैल्यू है, और जब हम उस नंबर को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो होगी प्लेस वैल्यू। ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसी में हम 7 को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। अगर हम इस 7 को कंसिडर करते हैं तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू वो क्या होगी? 7 इंटू ये जो लाख है, यानी कि 7 इंटू 1 लाख इज इक्वल्स टू 7 लाख। तो ये तो है इसकी प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या है जो हमें उसके फेस पे दिख रही है? फेस वैल्यू क्या हो गई इसकी? 7। ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो चलिए आगे चलते। अब आ जाता है नंबर्स का क्लासिफिकेशन। नंबर्स का क्लासिफिकेशन हम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि पहली चीज़ होती है हम नंबर का क्लासिफिकेशन नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के फॉर्म में करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स जो 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनिटी तक होंगे, बेसिकली ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। और हम इन्हीं नंबर्स के में अगर ज़ीरो को भी ऐड कर लें, तो ज़ीरो से अगर हम स्टार्ट करें और ऐसे नंबर लिखें तो ये हो जाएंगे आपके क्या? होल नंबर्स। तो बेसिकली होल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम नेचुरल नंबर्स प्लस एक ज़ीरो को उसमें इंक्लूड कर देंगे तो वो बन जाएंगे होल नंबर्स। और जब हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी इंक्लूड कर देंगे तो ये बन जाएंगे इंटीजर्स। नेगेटिव वैल्यूज़ से मेरा क्या मतलब है? अगर हम डिजिट्स
लगा ले, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। तो जब हम इसमें नेगेटिव चीज़ों को भी ऐड कर लें तो ये क्या बन जाएगा, इंटीजर्स। तो ये है नेचुरल नंबर्स। जब इन नेचुरल नंबर्स में हम जो है ज़ीरो को ऐड कर दें तो ये बन जाएंगे होल नंबर, ठीक। और जब हम इसमें इन होल नंबर्स में ये नेगेटिव वैल्यूज़ को भी ऐड कर दें तो ये बन जाएंगे इंटीजर्स, ठीक है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और समझते हैं नंबर लाइन पे इसे समझें। तो जैसे ये नंबर लाइन हो गई, ये हो गया आपका 0, ठीक। इधर नंबर्स बढ़ेंगे 1 2 3 4, और जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये घटेंगे ऐसे, ठीक। तो आप समझिएगा इन नंबर्स को अप टू इन्फिनिटी, इधर नंबर बढ़ते जा सकते हैं किसी भी लिमिट में, इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और ये जो नंबर्स होंगे इन्हें हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। और जब हम इनमें जो ये नेगेटिव वाले हैं इन्हें भी ऐड कर देंगे तो ये बेसिकली पूरी नंबर लाइन को हम क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे हम इंटीजर्स, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं इंटीजर्स के टाइप पे, ठीक है। अब इंटीजर्स कितने तरीके के होते हैं, इंटीजर्स कितने तरीके के होते हैं, पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स, और तीसरा नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो बेसिकली हम इसको भी फिर नंबर लाइन से ही एक बार पढ़ते हैं। जैसा कि हम, ये हो गया, ये नंबर लाइन हो गई, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर्स, और जो ये ज़ीरो होता है ना हम इसे पॉजिटिव मानते हैं और ना हम इसे नेगेटिव मानते हैं। तो बेसिकली जो ज़ीरो है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। अब हम अगली क्लासिफिकेशन पे आते हैं, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, ठीक है। और इवन नंबर्स को हम सम संख्याएं बोलते हैं और इवन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, विषम संख्याएं। तो ये क्या होती हैं, जो भी संख्याएं 2 के टेबल में आती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12, जिनमें कि लास्ट में 2 0 2 4 6 या 8 आए, ये संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, इन्हें हम बोलते हैं इवन यानी कि सम संख्याएं। और जिन संख्याओं के पीछे लास्ट में जो है 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 या 9 आए, बेसिकली ये नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो बेसिकली इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं और 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जो 2 के टेबल में नहीं आती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ इन इवन और ऑड नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं, जैसे अगर हम कोई 2 इवन नंबर्स को ऐड करें तो उनका जो सम वो इवन होगा, जैसे 2 + 6 क्या आएगा, 8, ठीक है। अगर हम किसी वैल्यू में, किसी इवन नंबर में कोई ऑड नंबर ऐड करें तो वो ऑड होगा, जैसे 2 + 1 = 3, ठीक। वैसे ही अगर हम थर्ड पे जाएं, इसका मतलब क्या है, अगर 2 ऑड नंबर्स को ऐड करें तो वो क्या देगा, एक इवन नंबर, जैसे 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। वैसे ही फोर्थ जो है वो क्या है, अगर हम किसी इवन नंबर को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आएगा इवन, ठीक है। अब हम किसी ऑड नंबर को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा एक ऑड नंबर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अगर किसी इवन नंबर को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 × 2, तो जो नंबर आएगा वो भी इवन होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जो इसका
अगर कोई नंबर है, सपोज 2 है, उसकी पावर ऑड है तो भी वो इवन ही होगा, जैसे कि इस केस में है। तो बेसिकली एनी इवन नंबर रेज टू एनी पावर, बी इट ऑड और इवन, कोई भी इवन नंबर है उसकी चाहे पावर ऑड है या इवन है, वो नंबर इवन ही होगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 8 और 9 पे। तो ये दोनों पॉइंट क्या कहते हैं? ये दोनों पॉइंट कहते हैं कि अगर कोई भी नंबर है वो ऑड है, कोई भी नंबर है वो ऑड है, ठीक है, तो उसकी पावर चाहे ऑड हो चाहे वो इवन हो, वो नंबर जो है आंसर हमेशा ऑड ही होगा। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ हमारे पास है 3। अब 3 की पावर 3 जो कि एक ऑड नंबर है, या 3 की पावर 2, कोई भी नंबर हो, तो आंसर दोनों केस में ऑड ही आएगा। सो बेसिकली क्या है, ऑड की कोई भी पावर हो, चाहे इवन हो चाहे वो ऑड हो, जो आंसर आएगा वो ऑड ही होगा। ठीक, तो चलिए और आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स और कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं, और कोप्राइम को हम बोलते हैं असहभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो जब भी हम प्राइम नंबर्स की बात करें, ये वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे कि हो गया हमारा 2। अब 2 को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो या तो ये नंबर 1 से डिवाइड हो सकता है या 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक, अब वैसे ही अगर हम बात करें सपोज 11 की, तो 11 या तो 1 से हो सकता है या 11 से हो सकता है, बाकी किसी से नहीं होगा। ये 11 ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, किसी से नहीं होगा। तो बेसिकली ये वो नंबर्स होते हैं जो कि किसी और नंबर से अपने आप से या 1 से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने 100 तक प्राइम नंबर होते हैं ये आपको याद होने चाहिए। ऑन द फिंगर टिप्स ये 25 हैं जो कि यहाँ पे मैंने लिस्ट साथ में दी हुई है, तो इन्हें आप बाय हार्ट याद कर लीजिए क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि अगर ग्रेटर देन 100 की बात करते हैं हम, 100 से अधिक किसी नंबर का हमें पता करना है कि क्या वो प्राइम है या नहीं है। तो सपोज़ हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे नंबर ले लिया हमने सपोज़ 191, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली 14 होगा। अब ये कैसे पता लगा कि 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है और 14 का जो स्क्वायर होता है 196 होता है। तो हमें इससे जो नेक्स्ट बिगेस्ट स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर, वो है 196। तो ये आ गया आपका 14, इसका स्क्वायर रूट जो है अप्रॉक्सीमेट 14। तो 14 से नीचे के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हम उनसे चेक कर लेंगे क्या 191 उनसे डिवाइड होता है या नहीं होता है। अब 14 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 14 से छोटे प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अब 2 से तो ये नहीं है, ठीक है, 2 से ये 191 डिविजिबल नहीं है। 3 से हमने डिविजिबिलिटी रूल जो है पहले भी पढ़ा है भाई, 1 + 9 + 1 11, ये इससे भी नहीं है ना, ये 5 से है। 7 से चेक करते हैं, 191 क्या 7 से हो जाएगा? 14 51 नहीं होगा। वैसे ही क्या 11 से होगा? नहीं हो पाएगा। और क्या 13 से होगा? नहीं होगा। यानी कि 14 से नीचे के जितने प्राइम नंबर हैं उनसे 191 डिवाइड नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? 191 एक प्राइम नंबर है। अब सपोज़ एक और कोई एग्जांपल होता है इसका, जैसे कि हम ले सकते हैं, एक सेकेंड, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम एग्जांपल अब ले लेते हैं, सपोज़ हम नंबर लेते हैं 171। तो हम इसका स्क्वायर रूट देखेंगे। अब ये 13 और 14 के स्क्वायर्स के बीच में फॉल करता है। इसकी वैल्यू 169 और इसकी वैल्यू 196। तो क्योंकि ये इससे छोटा, 171 से छोटा है 169, तो हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 196, जिसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 14। तो 14 से नीचे के जितने भी नंबर हैं हम उनका उसके नीचे के सारे प्राइम नंबर्स लिखेंगे, 2, 3, 5, ठीक है, 7, 11 और 13। तो हम एक एक करके चेक करेंगे कि क्या ये नंबर इन नंबर से डिविजिबल है। अब क्या 2 से ये डिविजिबल है? नहीं है। 3 से है? हाँ है। यानी कि जैसे ही ये 3 से हो गया मतलब एक कॉमन फैक्टर है, यानी कि ये जो नंबर है ये प्राइम नहीं है। ठीक है,
तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गए प्राइम नंबर्स की बात। अब हम तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अब हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अब प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जो कि सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं और अपने आप से होते हैं। अब कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो 1 को छोड़ के और खुद को छोड़ के बीच में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनसे वो डिवाइड होते जाते हैं। जैसे कि कोई उनके फैक्टर्स एक के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा 4 का। अब 4 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 2 और 4। अब देखिएगा इसमें फैक्टर जो हैं 1 और 4, इसके अलावा 2 भी है, यानी कि ये नंबर जो है वो कॉम्पोजिट है। ठीक है, ये क्या नंबर है, कॉम्पोजिट। जैसा कि हमने अभी पहले देखा था प्राइम नंबर्स में क्या होता है, सपोज 3 था तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, 1 और 3, यानी कि या तो नंबर खुद या 1 उसके फैक्टर्स हों तो वो प्राइम होता है। और यदि इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, जैसा कि ये इस केस में 2 का है, तो वो हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अब एक चीज़ याद करने की है, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है क्योंकि कई क्वेश्चंस में इसका यूज़ होता है कि 1 जो नंबर है वो ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। ठीक है, और जो सिर्फ इकलौता इवन नंबर जो प्राइम है वो है 2। ठीक है, इकलौता इवन नंबर जो कि प्राइम है। क्यों, 2 से बड़े जितने भी इवन नंबर हैं उनका एक कॉमन फैक्टर 2 तो होगा ही होगा। मतलब क्या हुआ कि वो सब कॉम्पोजिट हो गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, अब कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कि HCF जो है वो 1 होता है। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा, उनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होगा जो कि दोनों नंबर को डिवाइड कर पाए एक्सेप्ट 1। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 7 और 9, इसका फैक्टर क्या है 1 और 7, इसके फैक्टर्स क्या हैं 1 और 9। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर इन दोनों का क्या हुआ 1। ठीक, तो ये है HCF इन दोनों का 1 हो गया। इसका मतलब ये दोनों नंबर कोप्राइम है। अर्थ क्या हुआ इस चीज़ का, कोप्राइम जब कहते हैं जब इसका कोई भी फैक्टर इसे डिवाइड ना करे और इसका कोई भी फैक्टर इसे डिवाइड ना करे। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे कि हम ले लेते हैं 2 और 16। ठीक, अब इसके फैक्टर्स क्या हो गए 1 और 2, और 16 के कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, तो जो कॉमन फैक्टर है वो इनका HCF क्या आ गया, HCF आ गया 2। ठीक, मतलब क्या हुआ इनका HCF 2 है, यानी कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। अब आपको HCF वाले चैप्टर में जो है इन डिटेल बताएंगे कि HCF कैसे निकालते हैं। ठीक, अभी हम चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल रैशनल एंड इररैशनल नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था इंटीजर्स तो होते हैं नंबर्स जैसे -1, -8, 7, 6, 5 जो पूरे कंप्लीट होते हैं। अब रैशनल या इररैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स, जब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है जैसे 1.628 जिसमें डेसिमल भी आ जाए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो सब रियल नंबर होते हैं। हम इन नंबर्स को एक जो नंबर लाइन होती है उस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एक नंबर लाइन पे। क्यों, उसमें जो अंडर रूट ऑफ -1 होता है उसको हम आई मानते हैं। ठीक, और इसको जो है हमें आई के फॉर्म में लिख देते हैं। कोई भी नंबर जो है z होता है वो a + IB के फॉर्म में होता है, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी वजह से हम इसे नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो चलिए चलते हैं। अब आ गया हमारा बेसिक फार्मूला। कुछ ऐसे बेसिक फार्मूले जो आपको हमेशा याद होने चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हें आपको याद करना है। अब इसको जो है आपको याद करना ही करना है। ठीक है, जैसे कि कोई भी वैल्यू है, कोई नंबर है a + b और a - b = a² + b²। ये आपने पहले भी पढ़े हैं, 8 से आप पढ़ते आ रहे हैं इन फार्मूलाज़ को। ये बस मैंने आपके सहूलियत के लिए एक साथ लिख दिए हैं। a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, a - b² = a² - 2ab + b²। ठीक, वैसे ही ये आपका a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा, a + b का
होल क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक, तो ये सारे फॉर्मूले आपको बाय हार्ट रटने हैं, याद करने हैं। ठीक, अब एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट कई क्वेश्चंस में काम आती है वो ये, इसकी वैल्यू पूछी जाती है आपसे। आपको बोल देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर ए बी सी ये हैं तो आपको कुछ नहीं करना। अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू हमेशा 3ABC होती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एग्ज़ाम्स में कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो चलिए और आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा भाई डिवीज़न का जो एक, वैसे तो ये सभी को, आप सभी को पता होगा कि जब भी हम डिवाइड करते हैं, ठीक, कोई भी नंबर है, जैसे हाँ 14 को हम 7 से करें तो ये जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। ठीक, इसको हम बोलते हैं डिविडेंट। जब हम इसे डिवाइड करेंगे, जैसे ये हो गया 2 ज़ा 14, ये हो गया 0। ठीक, तो ये जो 0 है ये है रिमाइंडर, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, और इस 2 को हम बोलते हैं क्वोशिएंट। तो ये जो टर्म्स यूज हैं डिवाइज़र, डिविडेंट, रिमाइंडर और क्वोशिएंट, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। बेसिकली ये जो डिविडेंट होता है ये क्या, इसकी डिविडेंट जैसे कि इस केस में है 14 इज इक्वल्स टू डिवाइज़र यानी कि 7 गुणा क्वोशिएंट गुणा 2 जमा में रिमाइंडर जो कि है 0, तो नंबर कितना हो गया 14 इज इक्वल्स टू 14। तो ये वैसे ही मैंने आपको बताया है जनरल नॉलेज के लिए। ठीक, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बच्चे हो जाते हैं, हो सकता है आप ना होते हो। अब हम आते हैं सिंप्लीफिकेशन पे। अब सिंप्लीफिकेशन, कोई भी क्वेश्चन, कई बार कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आपको जो है उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। जैसे सपोज़ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे 2 इंटू 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। सपोज़ हमें इसे सॉल्व करना है, तो अब कैसे करोगे। ठीक, तो कई जगह हमें यहाँ पे दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्या होती है, वो दिक्कत ये होती है कि भाई पहले हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या क्या करें। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है जो मैथ्स का रूल है, वो है बॉड मास। ठीक है, बॉड मास, ये जो बी का मतलब है वो क्या है, पहले सबसे पहले आप करेंगे ब्रैकेट, फिर आप करेंगे ऑफ, फिर आप करेंगे डिवाइड, फिर आप करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक, फिर आप करेंगे ऐड, और फिर आप करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक, तो हमें हमेशा इस फॉर्मूले का यूज़ करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जैसे अब ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर अब हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी हम फिर बॉड मास लगाएंगे, इसके अंदर भी बॉड मास लगाएंगे। तो यानी कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर, डिवाइड करेंगे पहले, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले करेंगे हम डिवीजन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस में 2। ठीक है, डिवाइड करके फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आएंगे मल्टीप्लिकेशन पे, ये हो जाएगा 6 प्लस 2। अब ब्रैकेट वाला पार्ट आ जाता है। ब्रैकेट के बाद हम पहले करेंगे डिवाइड, 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब हम आ जाते हैं इसमें, ये कितना हो गया 6 प्लस 2 8, तो ये हो गया, ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व हो गई, तो ब्रैकेट तो हो गया सॉल्व। 3 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1.5, तो आंसर क्या आ गया इसका 9.5। ठीक है, तो हम ऐसे इसको जो है सॉल्व करते हैं, हमेशा रूल हम फॉलो करेंगे बॉड मास का। ठीक, अब इसमें एक और चीज़ जो देखने की है कि ब्रैकेट्स को किस ऑर्डर में सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटा ब्रैकेट, सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं सबसे छोटा ब्रैकेट। ये वाले जो ब्रैकेट होते हैं ये सबसे छोटे होते हैं। उससे बड़े ब्रैकेट कौन से होते हैं, उससे ब्रैकेट होते हैं बड़े ये वाले, फिर इसे सॉल्व करेंगे, और सबसे बड़े होते हैं ये वाले। ठीक है,
तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। ठीक, एक कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो, 1 + 2 of 3, 1 + 2 of 3 × 4, ठीक, +5। तो हमें पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मतलब सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे छोटे ब्रैकेट हैं ये, उससे बड़े ब्रैकेट होते हैं ये, और सबसे बड़े ब्रैकेट होते हैं ये। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें हमेशा BODMAS का रूल हमें फॉलो करना है। ठीक, अब BODMAS क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट और ब्रैकेट। अब हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आता है ऑफ। ठीक है, ये ऑफ आ गया, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 6, ठीक है, ये ब्रैकेट × 4 + 5। तो अब सबसे पहले हम जो ये बाहर वाला ब्रैकेट है इसे अब खोल देंगे। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, अब हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोलना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 × 4 + 5 और बड़ा ब्रैकेट। ठीक, अब बड़ा ब्रैकेट हो गया। अब इस वाले ब्रैकेट को, अब कौन से ब्रैकेट को खोलेंगे, इस वाले ब्रैकेट को। तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 28 + 5 बड़ा ब्रैकेट, और आंसर क्या आ गया, 33। तो ऐसे हमें BODMAS के रूल से ही इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। एग्ज़ाम्स में बहुत सिंपल सवाल होते हैं, लेकिन क्योंकि आप उसमें BODMAS अप्लाई नहीं करते तो आपका क्वेश्चन जो है वो आप सही से सॉल्व नहीं कर पाते और आंसर गलत मार्क कर देते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।